थोड़ा सा पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। और ये हमारा झारखंड का जो विशिष्ट पहचान हम लोग पढ़ रहे हैं, राजनीतिक स्थिति, उसी के अंतर्गत पढ़ना है। और 7th जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि नगर पालिका के चुनाव लड़ने हेतु जो उम्मीदवार की आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर 21 वर्ष, इसका आंसर था 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वो नगर पालिका का चुनाव लड़ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्थानीय प्रशासन क्या है। तो प्रजातंत्र में स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण, अभी विकेंद्रीकरण को भी समझेंगे, के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। स्थानीय प्रशासन के जरिए जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और इसे 2 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ विकेंद्रीकरण क्या है। तो विकेंद्रीकरण को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो सत्ता की जो शक्ति है, कार्य है, सत्ता की शक्ति, कार्य, इन सबों को केवल केंद्र तक ही सिमट कर ना रह जाए, इसके लिए इसे पुनः विभाजित करके इन शक्तियों को जो विभाजित किया जाता है और ग्रामीण स्तर तक के मतलब निचले स्तर तक बांटा जाता है, इसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ग्रामीण प्रशासन देखेंगे अब। स्थानीय प्रशासन दो भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला आता है नगरीय प्रशासन और एक आता है ग्रामीण प्रशासन। तो ग्रामीण प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो सन 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 लागू किया गया। 2001 में क्या होता है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया जाता है, जिसके तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाती है। और इसके तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाती है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो अधिसूचित क्षेत्र हैं उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब एसटी के लिए 80% और गैर अधिसूचित क्षेत्र में 50% का आरक्षण का व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अधिसूचित क्षेत्रों में एसटी के लिए कितना है 80% और गैर अधिसूचित क्षेत्र में 50% की आरक्षण है, जबकि महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर निम्न शामिल है। अभी हम लोगों ने देखा कि इसे 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। तो कौन कौन सा शामिल है इसमें। तो ग्राम स्तर पर क्या है, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के जरिए देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक हो गया ग्रामीण प्रशासन और दूसरा जो है वो हो गया नगरीय प्रशासन। जो ग्रामीण प्रशासन है उसमें इसे फिर 3 स्तर में बांटा जाता है। क्या क्या है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पर है पंचायत समिति और तीसरा जो है वो है जिला स्तर पर जिला परिषद। तो हम लोग अभी इसको एक एक करके सब पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग क्या है। तो झारखंड में पंचायती राज के साथ साथ अन्य स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। जो केंद्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं उसका जो होता है वो चुनाव कराया जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। और राज्य में जब होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव है और पंचायती राज चुनावों के साथ साथ। अब पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित पद, जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो क्या क्या है, मुखिया है, वार्ड सदस्य है, इन्हें डायरेक्ट चुना जाता है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, पंच, इन्हें क्या होता है कि डायरेक्ट वोट देके निर्वाचित किया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था के तहत अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मतलब इनडायरेक्ट होता है तो वो उप मुखिया है, प्रमुख है, उप प्रमुख,
जिला परिषद अध्यक्ष एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष, इतने पद जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरकारी पदाधिकारी कौन कौन से हैं? तो पंचायत सचिव जो है वो सरकारी पदाधिकारी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी ये भी सरकारी पदाधिकारी है, तथा उप विकास आयुक्त। अब देखते हैं जिला परिषद की संख्या कितनी है। जिला परिषद की संख्या 24 है और अधिसूचित जिला कितना है? तो 13 है। अधिसूचित जिला में हम लोगों ने देखा कि एसटी के लिए 80% आरक्षण है और जो अधिसूचित जिला नहीं है वहां पे एसटी के लिए 50% आरक्षण है। तो जो अधिसूचित जिला है इसको एक बार देख लेते हैं, याद रखने का उसे जरूरत है नहीं। दुमका है, साहेबगंज है, पाकुड़, जामताड़ा, रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लोहारदगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। आंशिक रूप से अधिसूचित जिले 3 हैं जिसमें पलामू, गढ़वा और गोड्डा है। अब देखते हैं जिला परिषदों की संख्या, जिला परिषद सदस्यों की संख्या। जिला परिषद जितने जिला है उतना जिला परिषद कितना है? तो 24 जिला परिषद है और सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 536। टोटल प्रखंड कितने हैं? तो 264 है। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या और अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 131 है। पंचायत की संख्या 43-45, इस तरह बोलिएगा, याद हो जाएगा, 43-45। अधिसूचित पंचायत की संख्या तो 2074 है। पंचायत समितियों की संख्या 264, प्रखंड की संख्या और पंचायत समिति की संख्या दोनों सेम है। जो प्रखंड है वो पहले 263 था, कोई दो प्रखंडों को मर्ज किया गया था, उसके बाद फिर से उसको अलग कर दिया गया है, इसलिए अभी 264 प्रखंड है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, जिला परिषद 24 हो गया, जिला परिषद सदस्यों की संख्या भी 24 होगी, प्रखंड की संख्या 264 और पंचायत समिति की संख्या जो है, क्योंकि पंचायत इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो पंचायत समिति है वो प्रखंड स्तर पे होता है, इसलिए प्रखंड की जितनी संख्या है उतनी पंचायत समिति की भी संख्या होगी। अब देखते हैं हम लोग कि ग्राम पंचायत के बारे में। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में प्रति 5000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत एवं प्रति 500 की जनसंख्या पर वार्ड सदस्य के चुनाव का प्रावधान है। जो पंचायती राज अधिनियम 2001 है उसके तहत क्या प्रावधान है कि प्रति 5000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगा और प्रति 500 की जनसंख्या पर वार्ड सदस्य का चुनाव का प्रावधान है। ग्राम पंचायत के स्थानों का आरक्षण किस प्रकार से आरक्षण है ये देखते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए और जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए प्रावधान है। अनुसूचित पंचायतों में सभी एकल पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और अनुसूचित अधिसूचित जो पंचायत होंगे, जैसे कि अधिसूचित पंचायत कितना है तो 2074 है, तो ये सभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं मुखिया एवं उप मुखिया। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है, ग्राम पंचायत का प्रमुख जो हो गया वो मुखिया है और उसके सहयोग हेतु उप मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो इसका मैन है वो कौन है तो मुखिया है और मुखिया के सहायता के लिए उप मुखिया का चुनाव होता है। मुखिया का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो मुखिया का जो चुनाव होता है वो अभी सब दिए होंगे, सबको पता होगा, तो वो डायरेक्ट होता है, ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। जबकि उप मुखिया होते हैं उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से वार्ड सदस्य अपने में से ही करते हैं। और जो उप मुखिया है वो कैसे उनका निर्वाचन होता है, तो ये इनको वोट देने कोई नहीं जाता है, बल्कि जितने वार्ड सदस्य है वो अपने में से ही किसी एक को उप मुखिया घोषित करते हैं। मुखिया एवं उप मुखिया का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। मुखिया की अनुपस्थिति में मुखिया के दायित्वों का निर्वहन उप मुखिया द्वारा किया जाता है। यदि मुखिया का पद 6 माह के लिए खाली है तो नया मुखिया का चुनाव किया जाता है। अगर ये 6 महीना के लिए खाली है तो नया मुखिया का चुनाव हो जाता है। जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब पूरा संपूर्ण कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, ना कि केवल कुछ माह के लिए। लेकिन मुखिया का पद है
कि अगर खाली हो गया तो अब नया मुखिया का चुनाव किया जाएगा। ग्राम पंचायत अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुखिया को हटा सकता है। 2/3 बहुमत से मुखिया को कौन हटा सकता है? तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं मतदाता के द्वारा। तो ग्राम पंचायत अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मुखिया को हटा सकता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन है? मुखिया है। ग्राम पंचायत का प्रमुख भी मुखिया है, जबकि सचिव पंचायत सचिव होता है। और पंचायत सचिव कौन है? तो ये सरकारी अधिकारी होते हैं। अध्यक्ष कौन हो गया? मुखिया, लेकिन सचिव जो होंगे वो कौन होंगे? पंचायत सचिव, और ये सरकारी अधिकारी है। जबकि मुखिया क्या है? तो मुखिया का डायरेक्ट निर्वाचन होता है। पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, और यह राज्य सरकार एवं ग्रामीणों के बीच की कड़ी होती है। अब ग्राम पंचायत के ग्राम सभा आता है, तो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस प्रकार से है। यहां देखते हैं कि ग्राम पंचायत की संरचना किस प्रकार है। इसमें क्या होता है? ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो मुखिया होता है। उसके बाद वार्ड सदस्य। ग्राम पंचायत का क्या था कि 5000 प्रति जनसंख्या पर मुखिया का चुनाव, और 500 सदस्य पर वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। अब ग्राम पंचायत का अंग कौन कौन से हैं? के अंग, तो जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि राज्य व्यवस्था के जो अंग थे वो कौन कौन थे? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार ग्राम पंचायत के भी अंग हैं, जिसमें से कार्यपालिका हो गया, फिर न्यायपालिका, विधायिका। रुकिए, इसको क्रम से थोड़ा लिखते हैं। सबसे पहले विधायिका हो गया, जो विधि बनाता है। फिर कार्यपालिका, जो कानून का संचालन करता है, मतलब क्रियान्वयन करता है। फिर हो गया न्यायपालिका, उसके बाद और एक है पुलिस व्यवस्था। विधायिका के अंतर्गत कौन आएगा? तो ग्राम सभा, मतलब इनका काम है कानून बनाना। और जो कार्यपालिका है वो ग्राम पंचायत का कार्य मतलब मुखिया के द्वारा कार्यों का संचालन होगा। इसके अंतर्गत कौन आएगा? तो मुखिया और उप मुखिया। और ग्राम सभा के अंतर्गत कौन आएगा? तो जितने भी मतदाता हैं, समस्त मतदाता। न्यायपालिका में कौन आएगा? तो ग्राम कचहरी करके एक चीज है, उसको देखेंगे, कचहरी। और इसमें कौन होंगे? तो सरपंच प्लस उप सरपंच। और जो पुलिस व्यवस्था है, इसमें ग्राम रक्षा दल, और उसमें कौन आएगा? चौकीदार। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत के अंग के अंतर्गत विधायिका जो कानून बनाते हैं वो क्या है? ग्राम सभा। और इसके अंतर्गत कौन आएगा? तो समस्त मतदाता। तो देखते हैं, ग्राम सभा हो गया। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। इसका गठन ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मतदाताओं के द्वारा होता है। और ग्राम सभा जो है वो विधायिका होती है, और इसका गठन कैसे होता है? तो ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मतलब 18 वर्ष जो वोट देने लायक हैं उनके द्वारा होते हैं। इसके सदस्य निर्वाचित, और इसका सदस्य बनने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है, निर्वाचित नहीं होते हैं। ग्राम सभा के द्वारा लिए गए निर्णय किसी भी अन्य निकायों द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता, और ये जो निर्णय लेते हैं वो किसी दूसरे निकाय के द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा की बैठक 3 माह में एक बार अवश्य बुलाई जानी चाहिए। ऐसा है कि 3 माह में कम से कम एक बार जरूर बैठक होनी चाहिए। अब देखते हैं कोरम क्या है। कोरम जो है वो संविधान में जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 100 में गण पूर्ति है, वही कोरम है। तो अधिसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा का कोरम ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 होता है।
जिसमें 1/3 महिलाएं शामिल हो। मतलब बैठक बुलाने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? ग्राम सभा का quorum, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का, जितने सदस्य हैं उसका 1/3 होता है, जिसमें 1/3 महिला शामिल हो। और इसमें भी क्या है कि 1/3 महिला शामिल होनी चाहिए। गैर अधिसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का quorum कितना होता है? तो 1/10। इसे याद रखना है, जिसमें 1/3 महिलाएं शामिल है। सॉरी, ये लाइन यहां नहीं होगा। मतलब क्या, अधिसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा का quorum, ग्राम सभा का जितने सदस्य हैं उसका 1/3 होना चाहिए। और गैर अधिसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 quorum होता है, जिसमें 1/3 महिलाएं शामिल हो। ग्राम सभा की कार्यकारिणी, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करती है। 2 बार लिखा गया। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी, अभी हम लोगों ने देखा जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा विधायिका के रूप में कार्य करती है, और जो ग्राम पंचायत है वो किस रूप में कार्य करती है? तो जो कानून बनाए जाते हैं उसका क्रियान्वयन करती है। और इसके अंतर्गत कौन आता है? तो मुखिया आता है, उप मुखिया आता है। इस कार्यकारिणी समिति में मुखिया सहित 9 सदस्य होते हैं, और इसमें 9 सदस्य होते हैं। तो बस इतना ध्यान में रखना है। अब क्या है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं, जो था ग्राम सभा को देख लिए और ग्राम पंचायत को भी देख लिए। अब थोड़ा सा देखते हैं न्यायपालिका के अंतर्गत जो ग्राम कचहरी है वो क्या है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? सरपंच और उप मुखिया। और इसमें भी सरपंच सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं। और इनका जो प्रमुख है वो सरपंच कहलाता है। सरपंच जो हो गया वो न्यायपालिका का प्रमुख हो गया, और इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का ही होता है। और इसका कार्य क्या है? तो छोटा मोटा जो दीवानी और फौजदारी मामला है उसका निपटारा किया जाता है। और बचा पुलिस व्यवस्था में, तो ग्राम रक्षा दल है जिसके अंतर्गत चौकीदार आता है। और ये क्या है? तो जो ग्राम रक्षा दल है वो मतलब गांव की ही पुलिस व्यवस्था है, जिसमें 18 से 30 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाता है। और इसका जो नेता होता है उसको दलपति कहते हैं। अब देखते हैं ग्राम सभा की 8 समितियों में शामिल है। तो ग्राम सभा कितनी समितियां हैं? तो 8 समितियां हैं, जिसमें से क्या क्या है? ग्राम विकास समिति, सरकारी संपत्ति समिति, कृषि समिति, स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, ग्राम आधारभूत संरचना समिति, शिक्षा समिति, सामाजिक न्याय समिति एवं सतर्कता समिति। इतने ग्राम सभा की समितियां हैं। अब ग्राम पंचायत का कार्य क्या है? ग्राम पंचायत का कार्य है वार्षिक योजना और बजट तैयार करना, भूमि विकास में सरकार एवं पंचायत समिति को सुझाव देना, कृषि एवं बागवानी के विकास के योजनाओं का कार्यान्वयन करना, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन योजना का कार्यान्वयन करना, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास योजना, लघु वन उत्पाद वस्तुओं का संग्रह, भंडारण एवं विभाजन का कार्यान्वयन, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, सामाजिक और कृषि वानिकी योजनाओं को लागू करना, ग्रामीण गृह स्थल वितरण एवं गृह निर्माण का कार्यान्वयन, ग्रामीण पेयजल योजना का संचालन और अनुरक्षण, ग्रामीण सड़क, पुल, जल मार्ग, अन्य यातायात साधन की व्यवस्था करना। ये सब किसका कार्य है? तो जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब ग्राम पंचायत का कार्य है। ग्रामीण विद्युतीकरण, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का संचालन एवं प्रबंधन, और वयस्क शिक्षा का प्रचार प्रसार। इतना जो कार्य है ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति का जो गठन होता है वो ब्लॉक स्तर पे होता है, मतलब प्रखंड स्तर पर किया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कितना प्रखंड है? 264, और पंचायत समिति की संख्या भी 264 है। यहाँ 264 होगा। राज्य के सभी 264 प्रखंडों में पंचायत समिति कार्यरत है। इसमें से 132 प्रखंड को अधिसूचित घोषित किया गया है तथा इन प्रखंडों में पंचायत समिति के सभी पद अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब यहाँ जितने भी होंगे पंचायत समिति वो सभी कौन होंगे? तो एसटी होंगे।
पंचायत समिति का गठन, तो इसमें निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होंगे। कौन होंगे? तो सीधे निर्वाचित सदस्य इसके सदस्य होंगे। उस क्षेत्र के लोकसभा या विधानसभा के सदस्य भी इसके सदस्य होंगे। पंचायत समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के मुखियाओं की कुल संख्या का 1/5वां भाग चक्रानुक्रम से 1 वर्ष के लिए चुना जाएगा। तो इसमें क्या है, जो सीधे निर्वाचित सदस्य हैं वो इनमें शामिल होंगे, और जिस क्षेत्र में मतलब पंचायत समिति का होना है तो उस क्षेत्र के लोकसभा विधानसभा के सदस्य होंगे, और पंचायत समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के मुखियाओं की कुल संख्या का 1/5वां भाग 1 वर्ष के लिए मतलब चक्र से चुना जाएगा। पंचायत समिति का जो प्रधान होगा वो प्रमुख कहलाता है। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख, ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो मुखिया, और ग्राम सभा ग्राम कचहरी का जो प्रमुख है वो सरपंच है। और यहाँ क्या है कि पंचायत समिति का प्रधान जो है वो प्रमुख कहलाता है, तथा उसकी सहायता के लिए एक उप प्रमुख होता है, और ग्राम पंचायत समिति का जो सहायता करता है उसके लिए एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख तथा उप प्रमुख का चयन पंचायत समिति के सदस्य अपने सदस्यों के बीच में से आपसी मतों द्वारा करते हैं। इन दोनों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। अब प्रमुख जो प्रधान होते हैं उनका, और जो उप प्रमुख के जो सहायता के लिए आते हैं उप प्रमुख, दोनों का चयन पंचायत समिति का तो डायरेक्ट निर्वाचन होता है। उनमें से जितने सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं उनमें से ही किसी को प्रमुख चुन लिया जाता है और किसी को उप प्रमुख आपसी मत से चुन लिया जाता है। इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। पंचायत समिति के सदस्य 2/3 बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रमुख को उसके पद से हटा सकते हैं। तो पंचायत समिति जितने चुन के आए निर्वाचित होके, उनके जो 2/3 सदस्य हैं, अगर वे लोग अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तो प्रमुख को पद से हटा सकते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख का कार्य क्या है? तो समिति की बैठकों का आयोजन एवं उसकी अध्यक्षता करना। पंचायत समिति का जो प्रमुख है उनका कार्य है समिति की बैठकों का आयोजन करना और उसकी अध्यक्षता करना। प्रमुख की अनुपस्थिति में, आप प्रमुख कहीं चल गए तो उनकी अनुपस्थिति में उप प्रमुख द्वारा उनके कार्यों का संपादन किया जाता है। अब देखते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको बीडीओ कहते हैं, और पंचायत समिति का ये पदेन सचिव होते हैं। पदेन से तात्पर्य ये है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति बीडीओ बनते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति बीडीओ बने हैं तो वो अपने पद के कारण ही डायरेक्ट ये सचिव भी बन जाएंगे। इसके लिए ना कोई निर्वाचन होगा ना कुछ होगा, जो भी बीडीओ रहेंगे वे पदेन सचिव हो जाएंगे, मतलब अपने पद से ही। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है पदेन उपराष्ट्रपति, पदेन राष्ट्रपति, तो उसी तरह मतलब पदेन सभापति पढ़ा, मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा है कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति। मतलब अगर वो उपराष्ट्रपति है तो वह स्वतः ही राज्यसभा के सभापति बनेंगे। इसके लिए उनका कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है, इसलिए वो पदेन सभापति हो जाएंगे। इसी प्रकार जो बीडीओ है वो पंचायत समिति का पदेन सचिव होगा। तो इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है पंचायत समिति के निर्णयों का क्रियान्वयन करना। जो पंचायत समिति के द्वारा निर्णय लिया जाता है उनका क्रियान्वयन करना। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति की कार्यवाही में हिस्सा लेता है परंतु मतदान नहीं कर सकता। ये हिस्सा लेंगे लेकिन मतदान नहीं करेंगे, जिस प्रकार उपराष्ट्रपति हिस्सा लेते हैं लेकिन मतदान नहीं करते, उसी प्रकार से पंचायत समिति के कार्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु निर्देशित कार्य करना है इनका कार्य, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसके तहत क्या है? कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, लघु कुटीर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याणकारी कार्य शामिल है। तीसरा है ग्राम पंचायत का जो कार्य है उनका निरीक्षण करना तथा ग्राम पंचायत के बजट का संशोधन करना, कर लगाना तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना। पंचायत समिति के आय का प्रमुख स्रोत सरकार से प्राप्त अनुदान होता है या तथा भूमि उपार्जित कर, भूमि कर 2 है इसके मतलब आय के स्रोत। अब देखते हैं जिला परिषद। यह पंचायती राज व्यवस्था में तृतीय एवं सर्वोच्चतर इकाई की है। जो ग्राम
पंचायत है वो सबसे निम्न स्तर पे आ जाता है। उसके बाद जो ब्लॉक स्तर पे था पंचायत समिति, ये मध्यम स्तर पे आता है। और सबसे उच्च स्तर पे जिला स्तर पे जिला परिषद, ये सबसे उच्च स्तर का हो जाता है। और तीसरा, इसकी स्थापना जिला स्तर पर की जाती है और जिला के नाम पर ही इसका नामकरण किया जाता है। राज्य के 24 जिलों में जिला परिषद कार्यरत है। इसमें से 13 जिलों को अधिसूचित किया गया है। इन जिलों में जिला परिषद के सभी पद अनुसूचित जनजातियों के लिए, जितना भी अधिसूचित किया गया है क्षेत्र, मतलब 13 जिला, वहां पे जो जिला परिषद होंगे वो एसटी होंगे। झारखंड में जिला परिषद में निम्न लोग शामिल हैं। तो सीधे निर्वाचित सदस्य, जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत समितियों के प्रमुख सीधा निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होंगे। और जिले के जितने प्रखंड है वहां के पंचायत समिति के प्रमुख, जो प्रमुख है वो शामिल होंगे। उस क्षेत्र के लोकसभा या विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे। और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति, और यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति विशिष्ट होंगे, वे इसमें शामिल होंगे। जिला परिषद का प्रधान कौन क्या होता है? तो अध्यक्ष कहलाता है। और उसकी सहायता के लिए उपाध्यक्ष। पंचायत समिति का जो प्रधान है वो क्या था? प्रमुख कहलाता है। और उसकी सहायता के लिए उप प्रमुख। उसी प्रकार यहाँ पे जिला परिषद का जो प्रधान है अध्यक्ष कहलाता है और उसकी सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के बीच स्वयं उसी प्रकार से, जिला परिषद जितने निर्वाचित होते हैं वो अपने से ही किसी दो को चुनते हैं, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। जिला परिषद के सदस्य सब में लगभग वही चीज है, 2/3 बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा भी उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे नया क्या गया कि राज्य सरकार भी अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। अध्यक्ष क्या है? तो जिला परिषद का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसका जिला परिषद जो पढ़ रहे हैं उसका सर्वोच्च अधिकारी अध्यक्ष हो गया। इनका कार्य क्या है? तो समिति की बैठकों का आयोजन एवं उसकी अध्यक्षता करना। इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकार को जिला परिषद के कार्यों की सूचना देता है। और इसके साथ साथ ही क्या करते हैं? राज्य सरकार को जिला परिषद के कार्यों की सूचना देते हैं तथा जिला परिषद के सचिव का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष जिला अधिकारी को प्रस्तुत करता है। वह ग्राम एवं पंचायत समिति के कार्यों पर निगरानी रखता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारा कार्य कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष। अब है उप विकास आयुक्त, जिसको कहते हैं डीडीसी, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। जिला परिषद का पदेन सचिव होता है। वही जिला परिषद का, जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन है? तो बीडीओ है। उसी प्रकार जिला परिषद का पदेन सचिव डीडीसी है। वह अध्यक्ष के आदेश पर जिला परिषद की बैठक बुलाता है। अध्यक्ष अगर आदेश देता है तो उप विकास आयुक्त क्या करता है? जिला परिषद की बैठक बुलाता है। इसके अतिरिक्त वह जिला परिषद का प्रमुख परामर्शदाता, इनका कार्य परामर्श देने का भी है और सभी समितियों में समन्वय स्थापित भी करते हैं। जिला परिषद के कार्य को 6 भागों में बांटा जाता है। क्या क्या कार्य है? तो परामर्शकारी कार्य है, वित्तीय कार्य है, समन्वय एवं पर्यवेक्षण कार्य है, नागरिक सुविधा संबंधी कार्य है, कल्याणकारी कार्य, विकासात्मक कार्य। ये सब मेंस में काम दे सकता है, पीटी में इतना डिटेल्स नहीं पूछता है। जिला परिषद के आय के स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये आय के स्रोत को पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और भूमि कर, अन्य उपकर तथा स्थानीय करों में हिस्सा। अब थोड़ा सा देखते हैं नगरीय प्रशासन के बारे में। अब है नगर निगम। तो नगरीय प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन आता है ये देखते हैं पहले, मतलब इसका अंग कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा नगर निगम, फिर आएगा नगर पालिका, फिर नगर पंचायत, क्षेत्रीय विकास पदाधिकरण, फिर अधिसूचित क्षेत्र आएगा, फिर आता है एक लास्ट में छावनी बोर्ड। तो सारा कुछ डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो वर्तमान समय में झारखंड में 9 नगर निगम विद्यमान है। इसको याद रखना है, 9 नगर निगम कौन कौन सा है इसे भी याद रखना है।
तो 9 नगर निगम है, कौन कौन से हैं? 9 से नगर, 9 से मतलब 9 नगर निगम, सब 9 9 है, 9 है। रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। जो रांची नगर निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1979 को की गई थी। आदित्यपुर नगर निगम की स्थापना 2015 को तथा चास नगर निगम की स्थापना 2015 में ही हुआ था। आदित्यपुर और चास दोनों का 15 में हुआ था। दिसंबर 2001 में झारखंड में रांची नगर निगम अधिनियम 2001 लागू कर 2001 में क्या होता है कि महापौर तथा उप महापौर के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया जाता है। महापौर हो गया मेयर, मेयर का नाम तो सुने होंगे, उन्हीं को महापौर कहा जाता है। तो 2001 में जो रांची नगर निगम अधिनियम है उसको लागू कर महापौर और उप महापौर के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया, मतलब इनकी डायरेक्ट निर्वाचन करना है, इसका प्रावधान किया गया। इस अधिनियम से पूर्व, इसके पहले क्या था कि इनका निर्वाचन पार्षद तथा एल्डरमैन द्वारा किया जाता था, और इस अधिनियम से पहले इनका निर्वाचन पार्षद और एल्डरमैन के द्वारा किया जाता था। रांची नगर निगम को कुल 55 वार्डों में विभाजित किया गया है। अब जो महापौर है, महापौर शहर का प्रथम नागरिक है, इसे याद रखना है। यह नगर निगम का अध्यक्ष होता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन हो गया? महापौर। इसकी सहायता के लिए उप महापौर होता है, इनकी सहायता के लिए उप महापौर होता है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों के लिए होता है। जितने भी हम लोगों ने अभी तक देखा सबका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। महापौर नगर निगम का नाम मात्र का प्रधान होता है, और ये नाम मात्र का प्रधान होता है मतलब सारी शक्ति जो है वो नगर आयुक्त के पास होता है, जिसकी नियुक्ति झारखंड सरकार द्वारा की जाती है। और नगर आयुक्त ये सरकारी पदाधिकारी होते हैं और इन्हीं के पास वास्तविक शक्तियां होती है। झारखंड में 9 नगर निगम के अलावा 20 नगर पंचायत है, 20 नगर परिषद है और 1 अधिसूचित क्षेत्र समिति है। इस प्रकार राज्य में नगरीय स्थानीय प्रशासन निकायों की कुल संख्या 50 है। कुल नगर पंचायत कितना है? 20, नगर परिषद कितना हो गया? 20 और अधिसूचित क्षेत्र समिति जो 1 है। इस प्रकार से राज्य में, और 9 कितने नगर निगम, तो टोटल मिला के 50 हो गया। 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद को भंग कर दिया जाता है। झारखंड राज्य में एकमात्र अधिसूचित क्षेत्र जमशेदपुर है, इसको याद रखना है। एकमात्र अधिसूचित क्षेत्र कौन सा है? तो जमशेदपुर है। और एकमात्र, इसको भी याद रख सकते हैं, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, ये कहाँ है? ये भी एक है और ये रांची में है। झारखंड की प्रथम नगर पालिका के रूप में 1869 ईस्वी में रांची नगर पालिका की स्थापना की गई थी। जो रांची प्रथम, झारखंड की प्रथम नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो 1869 में। और कहाँ हुई थी? तो रांची नगर पालिका के रूप में स्थापना की गई थी, जिसे सन 1979 में रांची नगर निगम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और इसको 1979 में रांची नगर निगम बना, मतलब उसके चेंज कर दिया। प्रथम नगर पालिका की स्थापना रांची नगर पालिका के नाम से 1869 में हुई थी, और 1979 में इसका नाम चेंज करके रांची नगर निगम कर दिया। रांची क्षेत्रीय प्राधिकरण की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी, और यह नगर के योजनाबद्ध विकास तथा सौंदर्यीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार करता है। जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है उसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, और यह क्या करता है? तो यह नगर के योजनाबद्ध विकास तथा सौंदर्यीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार करता है। 1975 ईस्वी में उन्नयन न्यास को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में परिणत किया गया था। जो उन्नयन न्यास है ये क्या है? तो एक बार देखते हैं। तो इसका जो उन्नयन न्यास है इसका कार्य क्या है कि छोटे छोटे शहरों के विकास के लिए, छोटे छोटे शहरों के विकास के लिए इसका निर्माण किया जाता है। विकास के लिए, छोटे शहरों के विकास के लिए इसका निर्माण किया जाता है। और इसी को 1975 में चेंज करके क्या कर दिया जाता है? इसका नाम रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कर दिया जाता है। छावनी बोर्ड पर नगर निगम अथवा पंचायती राज अधिनियम की कोई भी धारा प्रभावशाली नहीं होती है। उसके बाद छावनी बोर्ड भी इसके अंतर्गत आता है, नगरीय प्रशासन के अंतर्गत। तो इसमें छावनी बोर्ड पर नगर निगम
या अथवा पंचायती राज अधिनियम की कोई भी धारा लागू नहीं होती है। 1924 ईस्वी में अधिसूचित छावनी अधिनियम के अंतर्गत छावनी परिषद की स्थापना की गई और छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1924 ईस्वी में छावनी परिषद की स्थापना की जाती है और ये जो बोर्ड है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड क्या है, तो रामगढ़। ये याद रखना है, एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ हो गया। एकमात्र अधिसूचित क्षेत्र क्या हो गया, अधिसूचित क्षेत्र समिति, वो कहाँ है, तो जमशेदपुर। और जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रांची और छावनी बोर्ड रामगढ़, इसकी स्थापना 1941 ईस्वी में की गई थी। रामगढ़ छावनी बोर्ड का कुल क्षेत्रफल इतना एकड़ है। इस बोर्ड में सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें 2007 में 8 कर दी गई। कितना एकड़ है ये सब जरूरी नहीं है। छावनी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कमांडिंग ऑफिसर होता है और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होंगे, जो कमांडिंग ऑफिसर होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। बोर्ड के आधे सदस्य निर्वाचित तथा आधे मनोनीत होते हैं। निर्वाचित मतलब डायरेक्ट चुन के आते हैं, मनोनीत मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के द्वारा जो चुन के आते हैं विशिष्ट व्यक्ति। तो आधे व्यक्ति मनोनीत होते हैं और आधे जो हैं वो निर्वाचित होते हैं। अब जनजातीय सलाहकार परिषद को देखते हैं। तो राज्य सरकार ने राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की नई नियमावली की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत इस परिषद के गठन में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। जो राज्यपाल की भूमिका थी उसे समाप्त कर दिया गया है। परिषद में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष के अलावा 18 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री जो है इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, जो भी मुख्यमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे, तथा जनजातीय कल्याण मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। और उसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो जनजातीय कल्याण मंत्री। परिषद के 15 सदस्य अनुसूचित जनजाति के विधायक होंगे और इसका जो 18 सदस्य हैं उनमें से जो 15 सदस्य होंगे वो अनुसूचित जनजाति के विधायक होंगे और जिनका चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसकी सदस्यता विधानसभा की सदस्यता तक होगी। जब तक विधानसभा चलेगा तब तक मतलब उस समय तक मतलब इन लोगों की सदस्यता रहेगी। परिषद में 3 सदस्य जनजाति विषयों के विशेषज्ञ होंगे, 15 अनुसूचित जनजाति के विधायक होंगे और जो 3 सदस्य है वो जनजाति विषयों के विशेषज्ञ होंगे, जिनका मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की समिति से इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। जो 3 सदस्य है इनका कार्यकाल बढ़ सकता है। इस परिषद का सचिव सरकार की तरफ से चुना गया व्यक्ति होगा और इसका जो सचिव होगा वो सरकार की तरफ से चुना गया कोई व्यक्ति होगा। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व विकास हेतु राज्यपाल इस परिषद की सलाह ले सकेंगे और राज्यपाल जो है इसकी सलाह ले सकेंगे अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए। परिषद के सदस्यों को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा और उन्हें किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। एक वर्ष में परिषद की कम से कम 2 बैठकें होंगी। कम से कम 2 बैठक होना है। बैठक में 10 दिनों पूर्व सदस्यों को बैठक की सूचना भी देना होगा। अब बैठक की गणपूर्ति हेतु मतलब बैठक के लिए कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य। 18 सदस्य में कम से कम 7 सदस्य अगर होगा तो बैठक होगा, नहीं तो बैठक नहीं होगा। तो बस इतना ही है। इसका जो पीडीएफ है राजनीतिक स्थिति एक ही साथ में दोनों पीडीएफ मिल जाएगा कंबाइंड।